हेलो सभी का, मेरा नाम आदित्य जैन है। आज मैं ऐसी कंट्री आ चुका हूँ जो अभी लेटेस्ट मेंबर बनी है नाटो का। इसी साल 2024 में 200 साल तक किसी भी ग्रुप का पार्ट ना रह के वो कंट्री 32 वह मेंबर बनी है नाटो का। वो कंट्री जो यूरोप की फिफ्थ लार्जेस्ट है। वो कंट्री जो नॉर्डिक कंट्रीज में सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ लैंड मास, पॉपुलेशन, जीडीपी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वीडन की। जो कंट्री ईस्ट स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पे है, बॉर्डरिंग करती है फिनलैंड को ईस्ट में, वेस्ट में करती है नॉर्वे को, और एक ब्रिज और टनल से कनेक्टेड है डेनमार्क को, बॉर्डरिंग कर रही है बाल्टिक सी और नॉर्थ सी में। आज हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्वीडन की, आपको स्वीडन को दिखाने से पहले, स्वीडन में मैं काफ़ी दिन तक हूँ, लेकिन इसको दिखाने से पहले हम स्वीडन की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अर्ली हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अर्ली हिस्ट्री की। तो ये कंट्री बेसिकली हाई लैटिट्यूड पे मोस्टली आइस से कवर रहती है। तो यहाँ से बेसिकली जो इस कंट्री को जो हैबिटेट किया इनिशियली, वो बेसिकली नीचे से आए थे, लोअर लैटिट्यूड से कंट्री से आए थे, जिनको जर्मेनिक पीपल कहा गया है ना। उसके बाद आया 10th सेंचुरी के आसपास आई विकिंग एज। विकिंग एज बेसिकली क्या है, ये कंट्रीज हैं बेसिकली ज़्यादातर सराउंडेड हैं किससे, आपका वाटर से, है ना। तो विकिंग एज बेसिकली क्या थे, ये जो विकिंग पीपल थे ये नेवल एक्सपीडिशन करते थे, रेड करते थे, फिर ट्रेड करते थे, फिर उन कंट्रीज़ को कॉलोनाइज करते थे। ये बेसिकली स्वीडन में नहीं थे, ये बेसिकली यूरोप में, काफ़ी यूरोप को इन लोगों ने कवर किया विकिंग विकिंग ने, जिसको हम पॉपुलरली नोन एज विकिंग एज कहते हैं, है ना। वो जो सबसे बड़ी बैटल लड़ी गई विकिंग एज में सितंबर 1000 बीसी में लड़ी गई, जिसको बैटल ऑफ सोल्वाडोर कहा गया। अगर आपको जानना है विकिंग्स के बारे में, विकिंग किंग्स के बारे में, तो आप नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आई हुई है विकिंग के नाम से, आप से देख सकते हो। उसके बाद आया विकिंग्स के एंड के बाद 11th और 12th सेंचुरी के आसपास अगर मैं बात करूं, तो धीरे धीरे जो स्वीडन है वो यूनिफाइड हुआ एज अ क्रिश्चियन कंट्री के, एज अ क्रिश्चियन कंट्री। इन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को अडॉप्ट किया। उसके बाद अगर बात की जाए 11th से 12th सेंचुरी के बाद, मैं बात करूं, एक दो क्लैंस होती हैं। क्लैंस हिंदी में कहते हैं इसे कुल, है ना, जिसका कॉमन एंसेस्टर होता था। दो क्लैंस थी यहाँ पे फाइट कर रहे, एक थी एरिक क्लैन, एक थी स्पार्कल क्लैन। दोनों के बीच का फाइटिंग हुई, तो रिजल्ट क्या आया, एक डायनेस्टी थी बेजल्मो डायनेस्टी, इसका फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद आती है ये 11th सेंचुरी के आसपास, और 13th सेंचुरी के शुरू में क्रिश्चियन कंट्री तो बन चुकी थी यहाँ पे, बेजल्मो डायनेस्टी का स्टार्ट हो गई यहाँ पे। तो किंग मैग्नस फोर्थ ने यूनिफाइड किया स्वीडन को विद किसके साथ, विद नॉर्वे के साथ, है ना। लेकिन ये जो किंग मैग्नस फोर्थ थे ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इनफेक्टिव थे। तो ये अपनी टेरिटरीज को यू कैन से कंट्रोल नहीं कर पाए, बचा नहीं पाए। उसके बाद इन्होंने उनकी डेथ से पहले, बिफोर हिज डेथ, ही लॉस्ट ऑल ऑफ हिज टेरिटरीज। उसके बाद क्या हुआ, किंग मैग्नस फोर्थ आए। उसके बाद आया पूरे यूरोप में क्या, जिसे हम कहते हैं, पूरे यूरोप में एक प्लेग आया, जिसे हम कॉमन प्लेग कहते हैं, जिसका नाम है, सॉरी, ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ में क्या हुआ, ब्लैक डेथ की मैं बात करूं तो 1346 से स्टार्ट हुआ 1353 तक। बेसिकली क्या हुआ, जैसा कहते हैं कि यूरोप की जो 14th सेंचुरी की
पॉपुलेशन थी, 50% पॉपुलेशन पेरिश्ड हो चुकी थी। और ये बेसिकली एक बैक्टीरियम था, यारसीना पेस्टिसिस, उसके वजह से हुई थी। मेन कॉज आपका इस ब्लैक डेथ का ये था। और ये स्प्रेड होती थी एयर से और फ्लीज यानी कि मक्खियों से। तो यानी कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ा। तो क्या हुआ, उसके ख़त्म हुई 1353 में। मैंने आपको बता दिया पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, इकोनॉमी डिक्लाइन हुई। तो 1393 में अराउंड 40 साल बाद इन लोगों को कुछ लगा। तो डेनमार्क की क्वीन थी, क्वीन मार्गरेटर वन है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बैठक बुलाई, है ना। उन्होंने क्या डिसाइड, बैठक बुलाई जिसमें नॉर्वे, डेनमार्क की थी वो रिप्रेजेंट करी थी, नॉर्वे, स्वीडन। जो फिनलैंड था उस समय स्वीडन का ही पार्ट था, है ना। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम एक कालमर यूनियन बनाते हैं, ऐसी यूनियन बनाते हैं जिसमें हर कंट्री, 3 कंट्री हैं, हर कंट्रीज के अपने लॉज और कस्टम्स तो रहेंगे, लेकिन हम कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे, जैसे फ्री ट्रेड हो गया, है ना, कस्टम ड्यूटी पे रिलैक्स कर दिया, है ना। ऐसे हम एक यूनियन बनाएंगे मेनली किसके लिए, जो ब्लैक डेथ को कोप करने के लिए, है ना। तो 1393 से स्टार्ट हुई कालमर यूनियन। कालमर बेसिकली नाम है, एक सिटी है स्वीडन में, ईस्टर्न साइड पे, जो बाल्टिक सी को टच कर रही है ना। फिर इस कालमर यूनियन में क्या हुआ, स्टार्ट की थी डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट वन ने। इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे अपना डोमिनेंस, डेनिश पीपल्स ने। ये चलता रहा तो एक फेमस स्टॉकहोम ब्लड बाथ है, स्टॉकहोम कैपिटल है स्वीडन की। 1520 में एक स्कॉटहोम ब्लड बाथ है, वो हुआ। उस उसे कहते हैं कि यहीं पे डिसाइड हो गया था कि स्वीडन निकलेगा। 3 साल बाद ही 1520 में स्कॉटहोम ब्लड बाथ हुआ। अगर आपको स्कॉटहोम ब्लड बाथ को जानना है ज़्यादा तो एक फिल्म आई हुई है 2023 में आई थी शायद, उसे आप देख सकते हो, है ना। वहाँ पे खूब ये कई रीजन्स थे। एक रीज़न ये भी था, कुछ लोग कहते थे प्रो यूनियनिस्ट थे कि हमें यूनियन में रहना है, कुछ ये थे कि हमें यूनियन से बाहर निकलना है, इंडिपेंडेंस लो, है ना। तो कुछ लड़ाई वड़ाई हुई यहाँ पे स्कॉटम ब्लड पाथ पे, है ना। और स्वीडिश डैनिश लोगों को फाइनली निकाल लिया गया स्वीडन से इस ब्लड बाथ पे। और स्वीडन 1937 से स्टार्ट हुई, 1523 में फाइनली इस कालमर यूनियन से बाहर आ गया, है ना। जो स्वीडन है वो कालमर यूनियन से 1523 में बाहर निकला। 1520 में स्कॉटहम ब्लड बाथ हुई। 1523 में अंडर किंग गुस्ताफ वासा ऑफ वासा नोबल फैमिली के अंडर में लीडरशिप में ये बाहर निकला। और यहीं से ही अर्ली जो हिस्ट्री है स्वीडन की वो ख़त्म होती है, और अगली जो स्टार्ट होती है वो है उसकी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ स्वीडन।